नमस्कार दोस्तों। अच्छा। लाइव अभी शायद शुरू हुआ नहीं है क्योंकि नेटवर्क एक इशू हो सकता है, बट लेट्स सी। लाइव चल रहा है, आई थिंक चल रहा है। जैसे कि आपने हेडिंग पे देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है नई शिक्षा नीति, जो एजुकेशन की नई पॉलिसी सरकार ने अभी ड्राफ्ट जारी किया है और पॉलिसी को भी जारी कर दिया है, नई शिक्षा नीति 2020। अब चूँकि कुछ लोग, हम जैसे कुछ लोग एजुकेशन पे बात करने की मतलब जहमत उठाते हैं और दावा करते हैं कि हम एजुकेशन पे कुछ काम कर रहे हैं, तो आई थिंक हम लोगों को बोलना चाहिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी कैसी है और उसमें क्या नया है, क्या पुराना है, और क्या ये आने वाले वक्त में कुछ एजुकेशन के नए आयाम स्थापित करेगी, या जैसे इस प्रकार से एजुकेशन चल रही है उसको वैसे ही हम जारी रखेंगे या कुछ नया कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो भी है। बहरहाल इस मुद्दे पर जब केंद्र सरकार ने सलाह मांगी थी कि जो भी पब्लिक डोमेन में जब ड्राफ्ट को दिया और बोला कि आप नई एजुकेशन पॉलिसी पे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप बताइए। तो मैं उस वक़्त बेसिकली एक मिशन पे काम कर रहा था कि एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी हो जो सबके लिए बराबर एजुकेशन को सुनिश्चित करती हो, एक जैसी एजुकेशन हो कि डीसी का बच्चा, मंत्री का बच्चा और मेरे गांव में दिहाड़ी पे काम करने वाले मज़दूर का बच्चा बराबर एजुकेशन, एक जैसी एजुकेशन को प्राप्त करने लायक हो। वो कर पाता है कि नहीं कर पाता, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट लेकिन हमारी एजुकेशन पॉलिसी ये सुनिश्चित करे। तो मैं इस सिलसिले पर हम लोग एक सिग्नेचर कैंपेन हम लोग रन कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, उनसे मशवरे ले रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि आपको अपने बच्चे को आप स्कूल क्यों भेजते हैं, आप उसको एजुकेशन क्यों दिलाते हैं, आपका एजुकेशन के पीछे का एजेंडा क्या है, आप एजुकेशन से क्या चाहते हैं। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हालांकि मतलब मैं ये माना जाता है कि मैं मोदी जी का विरोधी हूँ इस मामले में, हालांकि मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, मैं उनकी कुछ पॉलिसीज़ पे उनका विरोध करता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो गलत होगा मुझे लगता है कि एक जागरूक नागरिक को बोलना चाहिए, इसलिए मैं उन पर सवाल उठाता हूँ। और सवाल उठाना मेरे ख्याल से लोकतंत्र का एक ज़रूरी हिस्सा भी है कि आपको कोई चीज़ गलत लगती है, ज़रूरी नहीं है वो गलत हो, बट आपको गलत लगती है तो आप अपना ओपिनियन उसको दें। और इस सिलसिले में क्या है कि जब इस पे जब हमने अपनी राय दी, हमने लोगों की राय रखी, तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्या, लगभग जिस भी पर्सन से हमने बात की उसने यही कहा कि हम एक ऐसी एजुकेशन चाहते हैं, हम एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी चाहते हैं, या हम एक ऐसा स्कूलिंग चाहते हैं, एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें हर बच्चे को, मतलब काम करने वाले, जो स्कूल जाने वाला हर बच्चा है, उसके माँ बाप को कम से कम इतना भरोसा हो जाए कि जब वो उस बच्चे को स्कूल भेज रहा है तो जिस टीचर के भरोसे वो उसे भेज रहा है, उस टीचर के सुपुर्द करके वो ये सोच सके कि अब मेरा बच्चा कम से कम ये काम तो कर लेगा। कम से कम ये काम का मतलब ये है कि वो अपना जीवनोपार्जन कर लेगा, वो समाज के अंदर एक ऐसा स्थान प्राप्त कर लेगा जिसको सम्मानजनक हम कहें, या एक ऐसी मतलब व्यवस्था का हिस्सा बने जिसमें वो अपने लिए भी कुछ कर पाए और समाज के लिए भी कुछ कर पाए। बट अब आज तक की जो एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे हम 1986 के नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, चाहे उसके बाद के उसमें अमेंडमेंट्स की बात करें, उन पे बात करने का मुझे नहीं लगता अब कोई औचित्य रहा, क्योंकि अब हमारे पास नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। तो हम जब उस पर बात करने लगे तो कम से कम हम उस मुद्दे पर बात करें कि क्या हमने अपना ओपिनियन दिया था, और अगर हमने ओपिनियन दिया था तो उसको क्या मोदी सरकार ने इसको माना है। मेरा ये मानना है कि एजुकेशन पॉलिसी कोई ऐसा नहीं होता कि कोई कानून नहीं होता, कोई सरकार बाध्य नहीं होती, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो बाध्य नहीं होती आपकी एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए। एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा ड्राफ्ट होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि आपकी भावी एजुकेशन पॉलिसी कैसी हो, स्कूल्स कैसे हों, कॉलेजेस कैसे हों,
अब उसको वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले स्कूल उसको उस दिशा में आगे बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, ये उस सरकार के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सच में सीरियस हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आपको उससे पहले के जितने एक्ट्स आपने कानून बनाए हुए उन कानूनों पे भी आपको अमल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक सिंपल छोटी सी बात बताता हूँ कि 6% जीडीपी का 6% की बात की गई है कि वो एजुकेशन पे खर्च हो, लेकिन जब तक इसके ऊपर कानून नहीं बनेगा, जब तक इसके ऊपर कोई निर्देश नहीं आएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा सरकार का, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सरकार इसको लागू करे। क्योंकि 6% की बातचीत तो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में भी बात हुई थी, वहाँ पे भी ये बात हुई थी कि 6% लागू करें, बट कई बार 4%, कई बार 2%, हायर एजुकेशन में तो 0.12% खर्च कर रही है सरकार हमारी। तो बेसिकली अगर हम सच में एजुकेशन के लिए सीरियस हैं, जैसा कि ज़रूरी भी है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की, किसी भी देश का उसका विकास इस बात पर निर्भर करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा, कितनी चीज़ें, कितने रिसोर्सेज नई मतलब एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो। एजुकेशन का मतलब है कि जो आपके पास बच्चे हैं, जो आपके समाज में जो बच्चा पैदा हुआ है, उसको आप क्या ऐसा तैयार कर रहे हो कि वो समाज के लिए उपयोगी हो, या उसको आप ऐसा तैयार कर रहे हो कि वो एक डिग्री लेकर के बैठा रहे और उस बाकी चीज़ों के ऊपर, एक संसाधनों के ऊपर एक बोझ बन जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि हमने जब हमने इस एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जब पब्लिक डोमेन में आया, तो हमने लोगों से साइन करवा के लगभग 1 लाख के करीब सिग्नेचर कैंपेन में जो हमारे पास चिट्ठियाँ थी, वो चिट्ठियाँ हमने प्रधानमंत्री जी को भेजी। हमने ईमेल भी लिखा और हमने इस बात के ऊपर चर्चा भी की, और इसके ऊपर कई बार हमने इस मुद्दे पर लगातार एजुकेशन के मुद्दे पर हम बातचीत करते रहे हैं कि आने वाली एजुकेशन कैसी हो। भाई एक सिंपल सा फंडा है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि अगर जो आप पढ़ा रहे हो, यानी कि जो आपकी एजुकेशन में है, अगर वो आने वाली पीढ़ी को, यानी जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको ज़िंदगी जीने के लिए स्किल्स नहीं दे सकती, उसको कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए संसाधन नहीं दे सकती, उसके जीने का इंतज़ाम नहीं कर सकती, तो फिर इसका मतलब सीधा सीधा ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक ऐसी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन उस बच्चे को रोज़गार नहीं देती, तो उस ग्रेजुएशन को बंद कर देना चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई उस बच्चे को रास्ता नहीं दिखाती, तो आपको वो पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। तब आपको वो पढ़ाई शुरू करनी चाहिए जो उस बच्चे को रास्ता दिखाए। अदरवाइज हमारे पास किस चीज़ की कमी है? मान लो रिसोर्सेज की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, चीज़ों की किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हम उस एजुकेशन पॉलिसी को ऐसी बनाएं कि वो उस बच्चे को रोज़गार दे। दूसरा, उसको अपनी ज़िंदगी चुनने का हक दे, उसको सम्मान दे, उसको उस दिशा में लेके जाए जिस चीज़ के लिए वो उसको कुदरत ने पैदा किया है। तो बहुत सारे हमने इसके ऊपर सुझाव दिए थे। उन सुझावों को कितना माना, कितना नहीं माना, ये तो एक बहुत अलग बात है। लेकिन मैं एक बहुत एक तरह से एकदम से हम लोग लाइव आए हैं, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस मुद्दे के ऊपर एक ऐसे इंसान से बात करें जो एजुकेशन के मुद्दे पर लगातार दशकों से बात कर रहे हैं, हज़ारों की संख्याओं में लोगों से बात कर चुके हैं, लाखों लोगों से बातचीत करके इस मुद्दे पर लोगों को जागृत भी कर रहे हैं, और आजकल हरियाणा के शिक्षा निदेशालय में प्रोग्राम अफसर के तौर पर तैनात हैं। और मेरे ख्याल से मैं जिस शख्सियत को आपसे रूबरू कराने जा रहा हूँ, मैं आपसे बात करता रहता हूँ, बट आज मेरा ये मानना है कि आज हम उस शख्स से आपकी बातचीत कराएं जिसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आज अभी लाइव भी हैं। तो 3 जगह पे हमारा लाइव चल रहा है, तो तीनों जगह के जो दोस्त हैं वो सब उस चीज़ों को देखें और फिर साथ में शेयर भी करें, क्योंकि जिस शख्सियत से मैं आपकी बात करा रहा हूँ वो रोज़ रोज़ आपसे बात नहीं कर पाते हैं। स्पेशली मेरे पेज पर तो, या मेरी आईडी पर तो वो रोज़ रोज़ नहीं आ पाते हैं। मेरा सौभाग्य बहुत कम है कि मैं उनसे आज मतलब किसी कारणवश में जब लगा कि यार मुझे मिलना है डॉक्टर साहब आपसे, तो
मैं आया उनके पास और फिर बैठे बैठे हम एजुकेशन पॉलिसी पे बात करने लगे। जैसा कि अक्सर होता है कि हम बात सिर्फ एजुकेशन पे ही करने लगते हैं और पेरेंटिंग पे और एजुकेशन पे बात करते हैं। तो मुझे सोसाइटी में जब पेरेंटिंग के लिए स्पेशलिस्ट माना जाता है तो उनको एक एजुकेशन का स्पेशलिस्ट माना जाता है, डॉक्टर अजय बलहारा। आप के लिए ये कोई नाम कोई नया नहीं होगा, ये कोई ऐसा नाम नहीं होगा कि आप इससे अपरिचित हों। और जब आप इसको लाइव को सुनते हैं और जब नई एजुकेशन पॉलिसी पे बात करते हैं और जब ये देखते हैं कि केंद्र सरकार ने क्या लागू किया और इस मुद्दे पर दिल्ली की सरकार कितना काम कर रही है और क्या वाकई प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम हो रहा है और कितना पॉसिबल है, कितना आगे ज़रूरत है, हम लोगों को क्या करना है, सरकार को क्या करना है, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आज आपके बीच में अब बात करने के लिए आया हूं डॉक्टर अजय बलहारा से। और मैं चाहूँगा, मतलब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपसे बात करें और इस मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करें कि नई एजुकेशन पॉलिसी किस दिशा में हमको लेकर जा रही है और अब हमारा नया रुझान क्या हो और अब हमारी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं और हम किस दिशा में चलें। तो मैं आपको सीधे आपसे बातचीत कराता हूं डॉक्टर अजय बलहारा की, मेरे साथ ही बैठे हैं। और हालांकि वक्त बहुत हो गया है लेकिन इतने लोग अभी भी लाइव हैं, दैट्स ए गुड थिंग। आपको लाइव आप शेयर करते रहिएगा, ये आपका पहला काम है कि आपने शेयर करना है कॉन्टीन्यूसली, ताकि और लोगों को भी, दोस्तों भी सुन सके और सुबह जब उठें तो वो उसको भी देख पाएँ। आई जस्ट वांट टू डॉक्टर अजय बलहारा। बहुत बहुत नमस्कार है आपको और बहुत धन्यवाद है आपको। 30 आदमी मेरी आईडी पे और 21 आदमी फिलहाल आपकी आईडी पे, 51 आदमी फिलहाल जिंदा है। तो देखिए आप देवेंद्र की मुस्कान देखिए, 51 आदमी जब मैं कह रहा हूँ कि जिंदा हैं तो इस वक्त 51 आदमियों का जिंदा होना और इस तरह के लाइव सेशन को जो अचानक ऑर्गेनाइज किया गया हो, जिसको कि हम अनऑर्गेनाइज कहते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज होता है। जो अनप्रॉब्लमेटिक होता है वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है और जो इरेगुलर होता है वो भी रेगुलर होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों से, सभी से, कि अभी देवेंद्र ने जो बात शुरू की वो बहुत गज़ब की बात थी। अगर आप में से कुछ लोग आधे होश में हैं, आधे होश में भी हैं नहीं भी हैं, तो भी आप सुबह ये याद कर पाएंगे कि देवेंद्र क्या कह रहे थे। देवेंद्र ने बहुत ख़ास बातें कही हैं और उन ख़ास बातों पे मैं थोड़ा सा और रोशनी डालना चाहूँगा। इसमें 2 तरह की चीज़ें होंगी। एक तो कुछ लोगों को जो भक्तजन है देवेंद्र की आईडी में मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग जो भक्तजन हैं उनको लगेगा कि बहुत बुरी बातें ये लोग कह रहे हैं। उन लोगों को तो मैं, देखिए यहाँ मैं मुखातिब नहीं हो रहा हूँ अपनी आईडी पे, मैं वहाँ मुखातिब हो रहा हूँ देवेंद्र की आईडी पे। वहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि भक्तजन जो है थोड़ा मायूस होंगे और उनको ये लगेगा कि देवेंद्र बलहारा नमो नमो के विरुद्ध है। नमो किसको कहते हैं आधे लोगों को पता नहीं है, लेकिन नमो नमो करते रहते हैं। न से नरेंद्र और माँ से मोदी, मो से मोदी, नरेंद्र मोदी। मैं ये अपनी आईडी से नहीं भाई, मेरी आईडी वाले 32 लोग अभी रुके। मैं देवेंद्र बलहारा की आईडी से मुखातिब हो रहा हूँ। देवेंद्र बलहारा की आईडी और उनकी आइडियोलॉजी के अनुसार जो लोग नमो नमो में डूबे हैं, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनके लिए मैं एक संदेश छोड़ रहा हूँ। अभी अपनी आईडी पे नहीं छोड़ रहा हूँ, अभी आप रुकिएगा। उनके लिए एक संदेश छोड़ रहा हूँ, एक ज़बरदस्त संदेश छोड़ रहा हूँ कि ये जो अभी शिक्षा नीति 2020 आई है, साहेबान कदरदान, ये नीति, इस नीति को पूरा पढ़ें। 106 पेज की नीति, जिसमें से 53 पेज स्कूल एजुकेशन पे डेडिकेटेड हैं और बाकी के पेज अन्य किसी चीज़ पे डेडिकेटेड हैं। आप केवल पहले 53 पेज पढ़ें और ये जान पाएँ कि इस 53 पेज के अंदर 1% के अलावा
1% के अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज हो जो दौलत सिंह कोठारी DS कोठारी ने 1964 से 1966 जो कोठारी कमीशन था उसकी रिपोर्ट जो 1700 पेज की थी, जिसके आधार पे पहली स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी और उसके आधार पे पहली बड़ी शिक्षा नीति 1986 की बनी। यदि उस 1964 से 66 की रिपोर्ट पे आप जाएंगे तो साहिबान का दर्दन, आपको मैं ये दावा कर रहा हूँ कि 1% से अधिक यदि कोई बात आपको इस नीति में मिल जाए तो ये मेरा सर है, कलम कर दीजिएगा। ये तो देवेंद्र की, ये तो नहीं कटवा ये मुझ तो है नहीं, कटवा नहीं सकता हूँ। ये देवेंद्र बलारा की वॉल पे कह रहा हूँ, अपनी वॉल पे अलग कहूँगा भाई, आप लोग की अपनी वॉल पे मैं सरकारी मुलाजिम यार बढ़िया बढ़िया बात कहूँगा। अभी आप रुके रहिए, अभी अब देवेंद्र की हाँ ये वो गौर से देखिए चेहरा, मैं कह रहा हूँ। अब जरा हंसना वसना बाकी लोग बंद करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ साहब, जिन लोगों ने आप में से जो लोग अभी सुन रहे हैं, देवेंद्र की वॉल पे 23 लोग और मेरी वॉल पे 38 लोग जो सुन रहे हैं, वो ये ध्यान से सुने कि यदि आप 1964 से 1966 के बीच में दौलत कोठारी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी भारतीय शिक्षा पद्धति के अंदर आमूल चूल परिवर्तन की, जिसके आधार पे पहली 1968 की नीति बनी, दूसरी 1986 की बनी और उसको रिवाइज करके देखिए, आपको मैं हज़ारों बार बता चुका हूँ। 86 की नीति जब बनी थी साहब तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ओल्ड क्या कहते हैं भाई, अपनी वो जो होती है ओल्ड जनरेशन की थी इंदिरा गांधी। 86 की नीति बनी, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी के बाद माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी आए तो उन्होंने 1992 के अंदर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर कुछ बदलाव किए, जो इसमें IITs बनी थी, जिसमें आपके ये जो ITIs बनी थी, जिसमें भी वोकेशनल एजुकेशन की बात हुई, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन की बात हुई, जिसको राजीव गांधी ने कहते हैं 1992 जिसको POA कहते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ये 1986 की नीति का रिवाइज्ड एक्शन था, न कि टोटली रिविजेशन ऑफ द पॉलिसी था, अमेंडमेंट था। इसमें कुछ चीजें थी जिसमें बदलाव किया। अब मैं ये कहता हूँ 1992 के बाद बहुत सारे 3 या 4, हालांकि जो NCF था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो नीति के आधार पे, देखिए जो अभी देवेंद्र कह रहे थे नीति का कोई भी संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं होता है। आपने कहा देवेंद्र आप फ्रेमर हैं, हाँ। आप फ्रेमर हैं, कोई दिक्कत नहीं। देवेंद्र ने कहा नीति बनने का कोई भी संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं होता है। नीति एक राजनीतिक डॉक्यूमेंट है। किसी राजनेता ने अपनी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा एक नीति का निष्पादन कर दिया, नीति बन गई। नीति जब बनती है तो आज मैं देवेंद्र को, दूसरे देवेंद्र को, इस वाले देवेंद्र मैंने आपको ये बताया था, देवेंद्र जागरा, आप जब पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट ऑर्डर और प्रोसीडिंग में क्या फर्क है, आप पूछ रहे थे कि मैंने क्या कहा था कि गवर्नमेंट ऑर्डर जब आते हैं तो उसके आधार पे प्रोसीडिंग बनती है। आप सीधा कर लीजिए, अब इतनी बात से समझ लीजिए कि जब सरकार के आदेश यानी गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं तो उसके आधार पे प्रोसीडिंग्स बनती हैं। प्रोसीडिंग्स में एक विभाग ये पूछता है कि साहब आपने ये सरकारी आदेश पारित तो कर दिए, इस पे हम कार्यान्वयन कैसे करें, इसका बजट
किस प्रकार दिया जाएगा, Yes. साहब कितना दिया जाएगा, साहब इसके ऊपर हम काम करेंगे तो कितने लोगों को हम यहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे और ये लोग किस तरह से काम, इस तरह के तमाम सवाल एक गवर्नमेंट ऑर्डर पे उठते हैं। तो उसी तरह से इसी एनालॉजी के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इन 33 और 24 लोगों को कि साहब एक नीति बनी है, इस नीति का आज रात मैं इसमें एक रेफरेंस देना चाहूँगा। अपने दाढ़ी वाले साहब कौन है वो? कौन से? अनिल अनिल विज? ना नहीं सर, अनिल विज नहीं है। आम आदमी नहीं, कहाँ पे? आम आदमी वाले, आम आदमी पार्टी आम में आदमी दाढ़ी पार्टी से वो जो है जो दाढ़ी वाला पहले जो थे। जोड़ा रखते हैं हाथ में। अच्छा, योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव। यादव, यस ग्रेट। आपको नीति के ऊपर इस शिक्षा नीति 2020 के ऊपर योगेंद्र यादव के 3 आपको वो मिलेंगे, लाइव सेशन मिलेंगे। योगेंद्र यादव जी ने बहुत एहतियात बरतते हुए, बीजेपी से बहुत डरते हुए, ये योगेंद्र यादव जी आप याद रखें, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपने बहुत ही डरते हुए स्टेटमेंट दी है। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 1964 से 66 के बीच में जो दौलत कोठारी ने काम किया, या 1986 की पॉलिसी के अंदर जो आया, या जो 1992 में राजीव गांधी ने लिख दिया कि महिलाओं के एजुकेशन के लिए ये होगा, दिव्यांगों के एजुकेशन के लिए ये होगा, और जो दलित और पिछड़े वर्ग है, जो मार्जिनलाइज्ड वर्ग हैं, जो कि स्पेशल फोकस ग्रुप के अंदर आते हैं, उनके लिए ये होगा। इससे अलग माननीय साहब आप मुझे बताइए, योगेंद्र यादव कुछ था क्या? नहीं था तो आपने क्यों समर्थन कर दिया इसका? साहब वीपी सिंह मेरे बहुत बड़े दोस्त हैं, योगेंद्र यादव मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूँ कि साहब क्यों, इतना क्यों, मतलब ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? खुल के आइए ना, कुछ नहीं आप कहिए। मैं सरकारी कर्मचारी होते हुए अगर ये कह सकता हूँ कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, 1% होता तो मैं खुश होता। मैं आपको एक परसेंटेज दे रहा हूँ, 0.0001% नयापन तो है। 1 लाख में 1। मैं आपको याद दिला दूं, जो लोग सुनना चाहते हैं और अभी सुन रहे हैं, 31 और 33, कुछ लोगों को और बुलाए भाई, इसको याद रखें, शेयर कीजिए। मत करिए अपने बला से यार। कौन पूछता है आपको? एजुकेशन पे अरे मत करिए, आप शेयर करेंगे, आपको पूछेगा कौन? मत करिए यार। अगर आपको अगर ये लगता है कि देश हित में है, आप शेयर करें। अभी शेयर करेंगे तो और लोग आ जाएंगे, लाइव चलते चलते सवाल पूछ पाएंगे। आप कौन सा सपना चौधरी आप कोई मटक थोड़ी। देवेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ साहब आपसे, आप सभी लोगों से, कि 0.0001% एक नई बात आई है। अब मैं आपको शुरू से लेता हूँ, जिन लोगों को ये नीति नहीं लगती है, 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4 कितना हुआ? 5 और 3 8 और 3 11 और 3 11 और 4 साहब कितना हुआ? 15। अब पहले 86 की पॉलिसी में सिस्टम था 10 जमा 2 तो 12 था, अब 12 से तो बड़ा हो गया भाई देवेंद्र जी, 12 से तो बड़ा हो गया। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ साहब, जो जितने लोग नेट पे मुझे सुन रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं? नर्सरी से। नर्सरी 1, आप 1 बोले, नर्सरी 1, यूकेजी एलकेजी 2, यूकेजी 3, कक्षा 1 4, कक्षा 2 5। इस 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4 में से पहले 5 मैंने आपको बता दिए देवेंद्र जी के माध्यम से। नर्सरी फिर से बोली साहब 1, एलकेजी 2। पहले चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पहले से चल रहा है। कितने साल से साहब? अरसे से चल रहा है। अरसे से नहीं, कितने साल से? जब मैं और आप नर्सरी में थे। हाँ। अरे भाई मैं एयरफोर्स स्कूल में नर्सरी में था, कब? 1978 के अंदर। 78 के अंदर आई वॉज इन नर्सरी क्लास। उसके बाद आई हैव टू पास
LKG, then UKG, then I have to come in first class. Although I was required to repeat the first class because I was underage. खैर, leave it. So मैं ये कहना चाहता हूँ कि 78 आज कौन सा साल है सर? 2020 भूल गया 2020। आप इसको 30 बोले हैं। दोनों आईडी पे सुने, ये कह रहे हैं 20। देवेंद्र बला रहा, शक्ल देख लीजिए, गौर से देखिए इस ये है वो शख्स, ये ही है वो शख्स जो झूठ बोल रहा है। 2020 पॉलिसी में पढ़ेंगे तो 2030 मिलेगा साहब, और कई जगह 2035 और कई जगह 2040 मिलेगा। तीनों स्टेज बताऊंगा, कहाँ 2030 मिलेगा, कहाँ 2035 मिलेगा, कहाँ 2040 मिलेगा। 2030 पे आते हैं। ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। छुटपन में शिक्षा की थोड़ी सी केयर और थोड़ा सा एजुकेशन, थोड़ा सा हेल्थ केयर, थोड़ा सा एजुकेशन। आंगनवाड़ी चल रही हैं। जो लोग मेरे साथ के शिक्षा विभाग में हैं उनको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, 2006 में साहब वापस ली गई बाल क्या कहते थे भाई उनको, मैं बताता हूँ, अभी बाल वाटिका नाम दिया है उनको। उस टाइम पे उनको आंगनवाड़ी नहीं बचपनशाला, यस, जिनको दर्द होगा, जो लोग बचपनशाला में, जो लोग नहीं, लुगाई ध्यान रखिए, जो बच्चियां बचपनशाला के अंदर 10th क्लास और 10+2 करके हेल्पर और वर्कर के तौर पे 2006 में आई थी, जिनको स्कूल कैंपस में इंटीग्रेट किया था, और वो वापस WCD डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर वापस आंगनवाड़ी में ली गई थी। आज ये साहब ये कह रहे हैं इनको वापस स्कूल में ले लो। ये तो स्कूल में थी साहब, उस टाइम इनका नाम बचपनशाला था। हमने फ्लैक्स छपवाए थे, एक एक कमरे पे 1-1 लाख रुपया 2006 में खर्च किया था साहब। आज कौन सा साल चल रहा है? 2020। 2006 में हमने 1-1 लाख रुपया, मैं सरकारी मुलाजिम, कोई कराए भाई? अरे मैं कह रहा हूँ कोई तो सस्पेंड करा दो यार। महावीर सिंह, डॉक्टर महावीर एसीएस, कोई तो सस्पेंड करा दो यार। कोई नहीं कराएगा, किसी के जो भी है गुर्दे में दम नहीं है, जो भी है, और हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है भाई। अब सुनते रहिए। 42 आदमी औरों को लाइए, औरों को लाइए, आपका होने का कोई फायदा नहीं जब तक आप नहीं आएंगे। मैं खास बात बताने वाला हूँ। मेरा लैपटॉप लाओ भाई मेरे सामने, मैं यहाँ से कुछ खास बात बताता हूँ। नेशनल पॉलिसी 2020, उसका प्री एजम्पशन। अब किसी डॉक्यूमेंट से मैं, आप जो लोग जिंदा हैं, अभी जिंदा हैं, उनको फायदा होगा, जो लोग अभी सो गए हैं उनको फायदा नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए उस डॉक्यूमेंट को लिखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के वाले व्यक्तियों के दिमाग को पढ़ना निहायत जरूरी है। और उनके दिमाग की लाइन को मैं 3 हिस्सों में, उन्होंने खुद नहीं तोड़ा था, ये कस्तूरी रंगन साहब, उनकी कमेटी मेरे ऊपर अभी रश्क कर रही होगी कि यार हमने अपनी लाइन में 3 हिस्सों में नहीं तोड़ा था। मैं तोड़ रहा हूँ। नंबर 1, टू डेवलप फुल ह्यूमन पोटेंशियल। फुल ह्यूमन पोटेंशियल का मतलब समझते हैं कैसा? फुल ह्यूमन पोटेंशियल, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा संजीदा हो जाए, क्योंकि 40-42 लोग यहाँ हैं और 22-23 लोग यहाँ हैं, और MR पिलानिया भी लाइव कर रहे हैं क्या? पिलानिया साहब बिल्कुल चल रहा है, इस पे भी लोग हैं। मैं कह रहा हूँ किसी भी दस्तावेज को पढ़ने के बाद किसी एक फुल अरे साहब सुन लीजिए, फुल ह्यूमन पोटेंशियल का मतलब 5वीं बार बोल रहा हूँ, एक इंसान के अंदर जितनी ताकत, जितनी तवज्जो, जितनी क्षमता हो सकती है साहब, दुनिया में आज तक बोनापार्ट और हिटलर और सद्दाम हुसैन
और अब शिनजियांग से लेके मोदी साहब तक और बीच में सद्दाम का नाम ले लिया ना मैंने। इन लोगों को लेते हुए आपको समझ में आता है कि इंसान का फुल ह्यूमन पोटेंशियल कितना होता है। फुल ह्यूमन पोटेंशियल समझ रहे हैं, इस पे 6ठी बार बोला है मैंने। इसको विकसित करना कौन कर देगा? मोदी साहब फुल ह्यूमन पोटेंशियल को विकसित करेंगे साहब। इसको लिख लीजिए अपनी डायरी में। दूसरे नंबर पे इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी। इक्विटेबल एक होता है इक्वल, इक्वल समान, इक्वलिटी एंड इक्विटी। बहुत बार मैंने 15 साल में अपने सब भाषणों में बोला है, जिन्हें सुन रखा है वो बोर हो जाएंगे, इसलिए जल्दी निपटा रहा हूँ। इक्विटी और इक्वलिटी ये कह रहे हैं इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मतलब किसने समझा है? क्या? न्यायपूर्ण सोसाइटी। एक एग्जाम्पल दूंगा साहब। न्यायपूर्ण का मतलब क्या है? न्यायपूर्ण का मतलब कानूनी तौर पे सही है क्या? ना। न्यायपूर्ण का मतलब नैतिक तौर पे सही है क्या? ना। साहब इसको यहाँ रखें, यहाँ रखें, कैमरा पे रहें, ऐसे फुद्दू थोड़ी बनाएंगे आप। इनको रखें कैमरा पे पकड़ के। न्यायपूर्ण की व्याख्या कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जब प्रिजम्पशन लीज को लिखने वाले लोगों के दिमाग में क्या था कि नंबर 1 इंसान को उसके फुल पोटेंशियल तक, मैंने कहा फुल पोटेंशियल तो भाई साहब सद्दाम और भाई साहब उससे पहले बहुत सारे लोग और उसके बाद शिनजियांग और उसके बाद अंत में मोदी जी। सर मुशर्रफ का ले गए नाम, ये मैं क्या करूं, मतलब नहीं था लेकिन इनका लेवल है मुशर्रफ जितना, मैं क्या करूं, लेवल है तो है। मैं ये कह रहा हूँ साहब फुल पोटेंशियल को छोड़ दिए, हम दूसरी चीज़ पे ले रहे हैं इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी। इक्विटेबल हम एक शब्द लेते हैं इक्वल, दूसरा लेते हैं इक्विटी। इक्वल का मतलब है समान, लोगों में समानता। मैं और देवेंद्र 6 फुट के हैं, हम दोनों को एक प्रतियोगिता जीतने के बाद 7 फुट पे केले लटका के कहा जाए कि खा लो, हम दोनों 6 फुट के हैं तो 7 फुट के केले को शायद बराबर तौर से अवेल कर पाए। लेकिन अगर मैं 4.5 फुट का हूं और देवेंद्र 6.5 फुट का और फिर केले 7 फुट पे लटके हैं तो साहब ये इक्वल नहीं है, समान नहीं है। यहाँ इक्विटी की बात करनी पड़ेगी, यहाँ पे समानता के नहीं समता की बात करनी पड़ेगी। उस वक्त पे 4.5 फुट के आदमी को इस 6.5 फुट के आदमी के बराबर आने के लिए 2 फुट का स्टूल देना पड़ेगा कि बेटा इस पे चढ़ और अब 7 फुट पे केले, अब लड़ इसके साथ। दिस इज इक्विटी। तो इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, जस्ट का मतलब न्यायप्रिय है। न्यायप्रिय को समझा है क्या कभी? जिसने मेरी एक किताब, मैंने सस्ती सी किताब लिखी थी, कईयों को मुफ्त में अवेलेबल है, जिसमें मानव जीवन शैली और शिक्षा साहब, उसमें न्याय के ऊपर मैंने 7 पेज डेडिकेटेड किए हैं। न्याय का मतलब कानूनी है क्या? ना। कानून में तो ये कहता है कि आंख के बदले आंख। बारबेरिक सोसाइटी में हमारे यहाँ कहता है कि जो कानून बना है उस कानून के हिसाब से यदि कोई गुनाहगार है तो उसको सजा दी जाए, यदि गुनाहगार ना मिले तो सजा ना दी जाए। मैंने इस बच्चे की माँ को शूट कर दिया, लेकिन मैं इतना चतुर था कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो मैंने नहीं मारा साहब। यहाँ पे जस्टिस ये कहती है यार शर्म कर यार, अन्याय मत कर। जस्टिस ये कहती है कि एक 60 किलो के घोड़े पे पूरा दिन दौड़ाने के बावजूद शाम को 80 किलो का बोझ मत रखिए, अन्याय है। इसमें कानून की कोई धारा लागू नहीं होती, इसमें नैतिकता की कोई धारा लागू नहीं होती, इसमें मोरालिटी की कोई धारा लागू नहीं होती। न मोरल्स, न इक्विट, न लॉ, यह न्याय लागू होता है। जब मोदी जी इसमें
लिखवा रहे होंगे कस्तूरी रंगन से, कस्तूरी रंगन साहब आप मिसाइल बनाइए थोड़ा, आपका एजुकेशन में हम क्या करेंगे, हमारी दुकानें बंद करेंगे क्या? आप एजुकेशन में कस्तूरी रंगन आएगा तो हम क्या खाक करेंगे क्या? तो मोदी साहब कस्तूरी रंगन को मिसाइल बनाने दीजिए। एक मिसाइल मैन मर चुका है आपकी अनदेखी की वजह से, हालांकि आपने राष्ट्रपति बनाया था ना, बनाया ना, इनने बनाया। खैर मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी, मैं विजन की बात कर रहा हूँ। जो लोग सीरियसली सुनना चाहते हैं कि इस पॉलिसी को लिखने, देखिए भाई नाम क्या है उस छोटे भाई का, अनुराग धारीवाल। अनुराग धारीवाल को नाराज कर दूं इसमें पोस्ट में, करना चाहता हूँ। अनुराग धारीवाल इस पोस्ट को ध्यान से सुनो भाई, जिस तरह आप पॉलिसी को पढ़ रहे हैं इस तरह पढ़ना उचित नहीं है। एक लाइन पे हजारों बातें होती हैं, एक लाइन पे हजारों विचार होते हैं। उन विचारों को व्यक्तियों को दीजिए और उनको सोचने दीजिए, वो क्या कहते हैं उस पर स्टॉप कीजिए। अगली बात तब कीजिए जब लोग कहें कि आप बात करें और हम सुनेंगे। मैंने अब तक एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस कहा है, पहले सेंटेंस में वो कहते हैं कि हम ह्यूमन पोटेंशियल को फुलेस्ट एक्सटेंट तक एक्सप्लोर करना चाहते हैं। साहब आपके बस की बात नहीं है, 64 में लिखा था। उससे पहले बता देता हूँ, वर्धा सम्मेलन के अंदर जब बुनियादी शिक्षा की बात गांधी जी ने की थी साहब, वर्धा सम्मेलन के अंदर भी ये लिखा था कि इंसान के अंदर जितनी क्षमता है उसको पूर्णतः विकसित करने दिया जाए। क्षमता का मतलब क्या होता है? क्षमता का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। पूर्णतः का मतलब क्या होता है साहब? फुलेस्ट। कब कहा था? 1937 के अंदर। कहाँ पे? वर्धा सम्मेलन के अंदर। वर्धा सम्मेलन के अंदर साहब नया क्या कहा? एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं कहा है। अगली बात पे क्या कहा? इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, समतामूलक और न्यायप्रिय सोसाइटी। ये है वो समतामूलक और न्यायप्रिय सोसाइटी जहां पे कुछ लोग माइनॉरिटी में होने के कारण डरे सहमे बैठे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं साहब क्योंकि मैं माइनॉरिटी में नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग माइनॉरिटी में हैं। इसी वॉल पे अभी फिलहाल हैं, वो डरे सहमे बैठे हैं। वो एक मैसेज लिखने में डरते हैं। लिखूं क्या? जन्माष्टमी पे अजय बलारा को बधाई दे दूं क्या? बकरा ईद पे अजय बलारा मुझे बधाई देगा क्या? देवेंद्र बलारा मुझे बकरा ईद पे दे? अरे इंसान है हम लोग, इंसान है। तू बकरा काट के खाए, मैं गऊ काट के खाऊं, तू सुअर का काट के, मैं कुत्ता काट के खाऊं, मैं नंगा नहाऊं, तू सर पे टोपी लगा के नाचे, क्या फर्क पड़ता है? इंसान है। मेरी तरह तू क्यों जिए, तेरी तरह मैं क्यों जीऊं? किसने तय किया? कौन? मोदी तय करेगा? सद्दाम ने तय किया क्या? कौन तय करेगा? पिलानिया तय करेगा? देवेंद्र बलारा कौन तय करेगा? हम जिएंगे भाई अपने अपने तरीके। क्लैश होगा ना? होगा तो हो रहा है, हमेशा से होता है। इसमें क्या दिक्कत है क्लैश होने में? ये तो डार्विन ने लिख दिया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो भाई साहब अपने आप को फिटेस्ट साबित करेगा वो सर्वाइव करेगा। आज थोड़ी, उस टाइम ना सद्दाम था, ना मोदी था, ना शी जिनपिंग था, ना आपका पुतिन था, ना ये कुतरू ट्रम्प, ये भी नहीं था भाई, कोई नहीं था। डार्विन ने जब लिखा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कोई नहीं था। आप अगर इस बात से तवज्जो नहीं रखते हैं, शर्म खाएं, पढ़ें कुछ कि डार्विन ने जब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट लिखा था कुछ नहीं था। आगे चलता हूं साहब। अब तीसरा विजन, मैं अभी तक पहले एक सेंटेंस पे हूं। अनुराग मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त ने 1 घंटे में पूरी रामायण बांच दी थी। मैं एक लाइन पे पूरी रामायण बांचना चाहता हूं। नंबर 1, फुलेस्ट डेवलपमेंट, फुलेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरी चीज इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी। तीसरी चीज पे आ रहा हूं साहब, क्या थी? नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास।
मेरे भाई, मेरे मोदी, मेरे साहब, मेरे पप्पू, मैं लपेट लेता हूँ सबको यार। मैं क्योंकि मोदी का नाम लूँगा तो मुझे कांग्रेसी कहा जाएगा, मैं कांग्रेसी को लपेट लेता हूँ। मेरी सोनिया, मेरी माँ सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, इसको भी लिख लीजिए। राहुल गांधी पप्पू है, इसको भी लिख लीजिए। और मोदी फुद्दू है, इसको भी लिख लीजिए। 3 चीज़ लिखा रहा हूँ आपको, चौथी चीज़ पे नहीं बोल रहा हूँ। आप मुझे उसके लिए ब्लेम कर सकते हैं। उस आदमी ने थोड़ी सी छोटी सी जगह में कुछ काम करके दिखाया है, आप समझ गए, काम करके दिखाया है शिक्षा में। अगर जिस दिन वो गधा इस सिस्टम में काम करना बंद करेगा तो मैं पता है उसको क्या कहूँगा, केजरू नहीं गदरू, गदरू केजरू को गदरू बना दूंगा जब वो शिक्षा के क्षेत्र में काम। इसका मतलब आई एम कास्ट न्यूट्रल, आई एम रिलीजन न्यूट्रल, आई एम पॉलिटिकली न्यूट्रल। ये सारे गधे हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, लेकिन एक गधा फिलहाल आगे चल रहा है, केजरू। केजरू गधा बहुत आगे चल रहा है भाई साहब शिक्षा के क्षेत्र में। केजरू को देने इतना बढ़िया काम किया है। मनीष की किताब मैंने पढ़ी, क्या गजब। मैं केजरू की तरफ नहीं, मेरा वोट अटल को गया था और फिर मोदी को गया, और अभी किसको जाएगा मुझे नहीं पता। राहुल बाबा नहीं, आपको नहीं जाएगा। मैं कांग्रेसी होना चाहता हूँ, कोई कांग्रेस में चेहरा तो लेके आए साहब। खैर इसको छोड़ देते हैं। अब ये 45 और 45 90 लोग सुन रहे हैं, आगे चलते हैं। बच्चों के लिए इस नीति के अंदर, भाई इसको चलाओ, मैं नकल मार लूँ थोड़ा। ये क्या कहते हैं साहब, 4 शब्द बोलूँगा। 1 नंबर क्यूरियोसिटी, 1 नंबर जो 44 45 वहाँ जो छोड़ गया वापस आइए साहब। 43 42 हाँ छोड़ते जा रहे, शेयर करो सारा। ना मत करो। 43 भाई साहब 2 आदमी और बढ़ाओ, 2 आदमी और बढ़ाना पड़ेगा। मैं काम की चीज बोल रहा हूँ, आपके अपने बच्चे के लिए काम की चीज बोल रहा हूँ। yes. आपका बच्चा क्या करे तब बात बनेगी। नंबर 1 क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। क्या आपके बच्चे की अपने चारों तरफ परितय संस्कृत में कहते हैं, सराउंडिंग्स अंग्रेजी में कहते हैं, क्या अपने चारों तरफ जो भी चीज़ दिखती है, जो भी चीज़ सुनती है, जो भी चीज़ हिलती है, उन सब के प्रति आपके बालक की जिज्ञासा है कि नहीं है। नंबर 1 चीज़ क्यूरियोसिटी। अगर जिज्ञासा नहीं है तो आपका बालक आने वाली जिंदगी में फेल होने जा रहा है। उसको मंदबुद्धि का ठप्पा लगा के ये पारंपरिक स्कूल आपके घर में बिठा देंगे और वो क्या करेगा, मोमबत्ती पापा, चवन्नी पापा, और मंदबुद्धि होकर रह जाएगा घर में। किसी मेरे भाई के ऐसे बच्चे जन्म से होंगे, मैं उनसे सिंपैथी रखता हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिनको अपने बच्चे सामान्य लगते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी मोमबत्ती और चवन्नी पे आके रुक जाएंगे यदि उस बच्चे के चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं, 6 महीने के बच्चे से लेके 2 साल के बच्चे तक आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, यदि वो उन घटनाओं के प्रति आप उनको सचेत न होने दे रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी नंबर 1। दूसरी चीज डिस्कवरी, खोज। ये आवाज आ रही है, मेरा बेटा कहता है पापा चिया, जा पकड़ के ला, कहाँ बोल रही है। वो आवाज की तरफ कान करके निकलता है, पता नहीं उसको मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन वहां पहुंचता है जहां नजदीकी स्रोत है, जहां से उस चिड़िया की सबसे ज्यादा आवाज आ रही है। डिस्कवरी, खोज। मैं कहता हूं कि ठंडा, मैं कहता हूं बेटा ताता, तो ताते के नजदीक वो हाथ करके पहुंचे जहां उसको सबसे ज्यादा लगे, वो पापा ताता, वहां उसकी डिस्कवरी खत्म होगी। क्यूरियोसिटी के बाद नंबर 2 की बात क्या बोली भाई मैंने, क्या बोली डिस्कवरी, खोज। क्यूरियोसिटी के बाद क्या बोली, खोज। तीसरा अपने जो अनुभव, अब खोज करते वक्त क्या होता है, अनुभव हो रहे हैं, ताता, शीड़ा, आला, ठाडू,
मंदा, ये क्या है? ये अपने अनुभव हैं। इन अनुभवों के प्रति अपनी सोच, मेरे अनुभव हुए, मैं इनके प्रति क्या सोच रहा हूँ, ये और इसके बीच में और मेरी खोज और मेरी क्यूरियोसिटी के बीच में संबंध है क्या कोई? मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या खोजा था और अब मैंने पाया क्या है, इनके बीच में संबंध है क्या? और चौथी चीज़ है संवाद, डायलॉग। यहाँ पे आज का वक्तव्य, आज अब डरो मत, यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। संवाद, मैंने क्या कहा? नंबर 1 क्यूरियोसिटी, नंबर 2 डिस्कवरी, नंबर 3 इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवरी, एंड चौथी चीज़ मैंने क्या बोला? संवाद। एक बच्चा दूसरे बच्चे को, एक बच्चा अपनी माँ को, एक बच्चा अपनी दादी को, एक बच्चा देवेंद्र को किसी को बोल के इशारे से किसी तरह से ये बता पा रहा है कि उसने क्या खोजा, उसने क्या सोचा, उसने क्या अंतर संबंध स्थापित किया, बोल के इशारे से, आँख से समझा पा रहे हैं क्या? ये 4 चीज़ें अपने बच्चे पे लागू करके यदि आप नहीं देख रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं। आप किसको सौंप रहे हैं? उन प्राइवेट, निजी, गंदे, हरामी स्कूलों को सौंप रहे हैं जिनको इन बातों का पता ही नहीं है कि क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है, डिस्कवरी का मतलब क्या है, इंटर रिलेशनशिप का मतलब क्या है और डायलॉग का मतलब क्या है। सौंप दीजिए साहब, अपने जैसे क्लर्क और मास्टर पैदा कीजिए और पूरी ज़िंदगी में इंतज़ार कीजिए कि वो आदमी कब सुसाइड करेगा। एक आध निकल जाएगा मेरी तरह दौड़े बाड़ा, जो निर्लज्ज होगा, जो किससे शर्म तम मरे ही नहीं, वो जी जाएगा। लेकिन आम आदमी को शर्म आती है कहीं ना कहीं, वो मर जाएगा, वो आपका बच्चा होगा। अपने बच्चे को कैसे मारना, सुनियोजित ढंग से कैसे मारना है, ये देवेंद्र से पूछिएगा। देवेंद्र बताएगा आपको सुनियोजित ढंग से कैसे मारना है, क्योंकि आपका बच्चा खुद मरने और आपको मारने के लिए हमेशा तैयार है, जब तक के आप उसके अंदर छुपे टैलेंट को, उसके पोटेंशियल को, उसकी क्षमता को और उसके इनक्लिनेशन को, उसके झुकाव को, किस तरफ जाना चाहता है, उसको खुद से ना पहचाने या देवेंद्र जैसे व्यक्ति से पहचानवाएं नहीं और उस मार्ग पे ना चलें, तो साहब इंतज़ार करें कि 10वीं में मरेगा, +2 में मरेगा, कोटा में जाके मरेगा, या IAS बनने के बाद मरेगा, या अपने बच्चे को ब्याहने से पहले जब वो बच्चा अपनी पसंद से ब्याह करना चाहेगा तब मरेगा। 100% मरेगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी कभी नहीं जिया, वो अपने क्षमता के अनुसार ज़िंदगी कभी नहीं जिया, उसको ना किसी ने जीने दिया ना उसको जीना आया। ओवर टू देवेंद्र, क्योंकि देवेंद्र की पोस्ट पे थे 39 लोग, मेरी पोस्ट पे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बेहोश आदमी को सुना। देवेंद्र से बात करते हैं। मेरी वॉल पे शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। शेयर करना हो करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, मत करें। देवेंद्र, थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हम 1986 की कोठारी आयोग की जितनी सिफारिशें थी, जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके ऊपर ऑलरेडी इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। हम लोग उस एजुकेशन सिस्टम में ऑलरेडी जी रहे हैं। लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम क्या कह रहा है, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप डिसाइड कीजिए कि आपका बच्चा कब मरेगा, क्योंकि आप अगर जी भी रहे हैं तो भी तिल तिल करके मर रहे हो। 95% पॉपुलेशन, मोर देन 90%, 95 तो जस्ट एक नंबर है, कह मैं रहा हूँ। मैं जब उन लोगों से मिला और जब मैंने बात की कि अगर मान लो आपको इतनी ही सैलरी जितनी अब मिल रही है उतनी मिलती रहे, ज़िंदगी भर मिलती रहे, और रिटायरमेंट के जो प्लान्स हैं और जो बेनिफिट्स हैं और जो रिटायरमेंट की जो आपकी पेंशन है वो भी अगर आपको मिलती रहे, तो क्या आप डिसाइड करोगे वेदर यू विल लाइक टू कंटिन्यू दिस जॉब और वुड यू लाइक टू क्विट। तो मैं आपको बताऊं
कि 90% लोगों ने ये 90 से ज़्यादा % लोगों ने ये ऑप्शन दिया कि मैं आज ही ये छोड़ना चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। Yes. तो अगर आप 90% पॉपुलेशन ऐसी दे रहे हो जो अपने काम को पसंद नहीं कर रही, जो अपना सुबह से लेकर शाम तक ऐसी ज़िंदगी जी रही है जिसमें वो खुश नहीं है, तो उसके बाद वो घर में जाके वो इंसान अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुशी कैसे देगा, इस बात का एक सवाल है। और अगर हम लोग अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे, उनके लिए नहीं बोलेंगे, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आने वाले वक्त में हम एक ऐसी सोसाइटी को निर्माण कर रहे हैं जो एक दूसरे का गला काटेगी, जो एक दूसरे से आगे दौड़ने के चक्कर में दूसरे के बच्चे को रौंद कर चलेगी, जो आज हम कर रहे हैं कि हमारा बच्चा टॉप में आना चाहिए, दूसरे का बच्चा चाहे जिस भी हालत में हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके बच्चे को रहना इसी समाज में है, आपके बच्चे को बातचीत इसी समाज से करनी होगी। आप 18 साल तक अपने बच्चे को कैद करके अपने घर में रख सकते हो, लेकिन जब 18 के बाद आपको उसको छोड़ना होगा, जब आप उसको सोसाइटी के लिए छोड़ेंगे, जब वो सोसाइटी के अंदर रहेगा, जब वो जाएगा, तो आपके इस बच्चे के साथ वो फ्रस्ट्रेटेड बच्चा भी होगा जो अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करता है। उसके हाथ में जिस दिन बंदूक होगी, उसके हाथ में नशे का इंजेक्शन होगा, तो आपका बच्चा उस नशे के इंजेक्शन, उस बंदूक की गोली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इस बात को याद रखना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ अपने बच्चे के बारे में बात करते रहोगे, अपने बच्चे की लड़ाई लड़ते रहोगे, कभी भी अपने बच्चे को बचा नहीं पाओगे। ये ज़रूरी है कि अपने बच्चे को बचाना है तो आने वाले वक्त में एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए कि मैं आपके बच्चे के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ तो आप मेरे बच्चे के लिए लड़ाई लड़ो। हम अगर सड़क के ऊपर चलते हुए किसी की मोटरसाइकिल का टायर अगर गड्ढे में गिर जाता है तो ये कह करके पीछा नहीं छुड़ाना है कि किस्मत ही खराब थी, इसके इतने ही दिन थे, इसकी मौत लिखी थी। ये नहीं है। आपको ये सोचना भी पड़ेगा, इस बात के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, ये सवाल भी पूछना पड़ेगा कि ये इस गड्ढे का जिम्मेदार कौन था, इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है, सजा किसको मिलेगी, कौन इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर कल को उसका बच्चा इस गड्ढे में टायर गिरने से मरा है तो आज अगर उसका बच्चा मरा है तो कल आपका बच्चा मरेगा। इसलिए हर किसी का बच्चा, आपका हो, मेरा हो, अजय का हो, पिलानिया का हो, देवेंद्र का हो, सबके बच्चे बराबर हैं। मेरा बच्चा किसी के बच्चे से ज़्यादा महत्व ज़्यादा नहीं रखता है और आपका बच्चा भी नहीं रखता है मेरे बच्चे से ज़्यादा। सबके बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी है और सच में लड़ाई लड़नी है तो बोलना पड़ेगा। नहीं देगी सरकारें, आपको नहीं देंगी। जब मैं बात करता हूँ ना बड़े बड़े नेताओं से, जब मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है, हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं, हम 2.5 साल की उम्र से ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास कैसा दिमाग है, ये किस काम के लिए पैदा हुआ है, ये कहाँ कुछ रहेगा, तो वो नेता पता क्या बोलता है, वो ये बोलता है छोड़ो ना डॉक्टर साहब, क्यों चक्करों में पड़ते हो, इन जनता को ही नहीं चाहिए अपने बच्चों की ज़िंदगी। ये जब अपने बच्चों को कसूरवार ठहरा देते हैं, आपके पास 18,000 पोस्ट है, 22 लाख फार्म भरे जाते हैं, 21,82,000 का नहीं होगा। डॉक्टर साहब एक चीज़ और डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं आपसे बीच में पूछना चाहता हूँ जी। ये वही नेतागण हैं जो आपसे अपने बच्चों की काउंसलिंग तो बाकायदा करवाते हैं। अरे मैं लेकिन डॉक्टर साहब इधर देखें, जो डॉक्टर साहब से अपने बच्चों की काउंसलिंग तो बाकायदा कराते हैं, लेकिन जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं फ्री में पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के सरकारी स्कूलों के बच्चों में फ्री काउंसलिंग का सिस्टम खड़ा कर सकता हूँ, ये मेरा पोटेंशियल है, तब कहते हैं छोड़ो ना डॉक्टर साहब। इसका क्या मतलब है? अपने बच्चे की काउंसलिंग तो डॉक्टर देवेंद्र बलाल से कराएंगे, सरकारी स्कूल में डॉक्टर देवेंद्र बलाल नहीं जाने चाहिए, इसका क्या मतलब? देवेंद्र जी आप क्या इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अगर राज करना है उसके लिए सबसे पहले जरूरी है, अगर हम दोनों पे राज करना होगा किसी को, तो ये जरूरी होगा कि हम दोनों एक मुद्दे पर बात ना करें। तो इससे क्या कहेंगे कि अजय को कहेंगे कि देवेंद्र ऐसा, देवेंद्र को कहेंगे कि अजय ऐसा। अब सोसाइटी के गरीब से गरीब तबके से लेके अमीर तक आपने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर दिया कि आपकी पॉकेट के हिसाब से आपका बच्चा पढ़ रहा है। यानी कि अब आपने डिवाइड कर दिया, मतलब आपने डिवाइड ऐसा कर दिया कि एक ही गांव में सरकारी स्कूल है, 2 सरकारी स्कूल है, दोनों की पढ़ाई अलग, 3 प्राइवेट है, तीनों की अलग, पास के प्राइवेट स्कूल है, सबकी अलग। लेकिन उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे तो यहाँ पढ़े। काउंसलिंग किससे कर, आप ईमानदारी से बताएं, क्या इस देश में मैं नाम ले लेता हूँ, नाम ले दूं क्या? जिसका मतलब केजरीवाल साहब और 35 में
केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर रहा हूँ साहब। इसमें से यदि 95% स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष जो सुप्रीम आप गवर्नर लगाएं या चीफ मिनिस्टर लगाएं, उनमें से यदि 75% 95% ने देवेंद्र बलारा से अपने बच्चों की काउंसलिंग ना कराई हो, मैं देवेंद्र को यही पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो 95% यानी 35 यदि इकाइयां हैं तो उसमें से 33 इकाइयों के अध्यक्ष यानी सुप्रीमोज आपने बच्चे की काउंसलिंग आपसे करा रहे हैं, तो आपको सरकारी स्कूल में काउंसलिंग करने के लिए अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं देवेंद्र जी? अरे डॉक्टर साहब, सिर्फ सरकारी अमला नहीं, एमएलएज और एमपी और मंत्रीज नहीं, सरकारें नहीं, उनके पीएज, उनके ओएसडीज, डीसीज, जुडिशरी। राजकुमार संतोषी अपनी बेटी को लेकर आया था मुंबई से, जो घातक वाला जो डायरेक्टर है, मतलब वो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा है, मतलब अगर मेरी अपॉइंटमेंट बहुत हैवी और बहुत मुश्किल है तो वो लोग फायदा उठा रहे हैं, पैसे वाले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो गरीब का बच्चा है वहां भी तो सचिन तेंदुलकर पैदा हो सकता है, वहां भी लता पैदा हो सकती है, उसको अगर वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि सर मैं ना एक आपको अपनी टेक्नोलॉजी, अपना रिसर्च, सब कुछ मैं अपनी पूरा इंटेलेक्चुअल तो मैं बीच में रोक रहा हूँ डॉक्टर देवेंद्र, क्या आपको महसूस होता है कि ये लोग जो कि सत्ता में हैं, जो इनके पास पावर है, अकूत धन संपत्ति है, क्या वो चाहते ही नहीं है कि गरीब और सामान्य जन के बच्चे को आप जैसी काउंसलिंग मिले? ईमानदारी से अकूत संपत्ति वालों दीजिए। सरकारी स्कूलों में टक्कर खाते हुए, रोज 3 सरकारी स्कूलों में जाता हूं मैं, रोज सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक सरकारी स्कूल में होता हूं, और जो सरकारी स्कूल के टीचर्स देख रहे हैं उनको पता भी है मैं उनके सरकारी स्कूल में आ चुका हूं। अभी मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के 3 सरकारी स्कूलों में था, वहां पे लगभग 150-200 टीचर से मिलके आया। मैंने उनको बोला कि आपका नेता, आपका एमएलए, आपका जिला पार्षद, आपका सांसद आपके लिए नहीं करेगा, कन्फर्म है, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेक होल्डर आप हैं एज ए टीचर, बदनाम आपको किया जा रहा है। अगर सरकारी स्कूलों की जमीनों को बेचना है, अगर प्राइवेट हाथों में देना, तो पहले सरकारी टीचर को बदनाम करना पड़ेगा, सरकारी स्कूलों को बर्बाद करना पड़ेगा। यही कर रहे हैं वो प्लान करके। तो अगर आपको इस देश को बचाना है, देश का किसान बचाना पड़ेगा, गांव बचाना पड़ेगा और सरकारी स्कूल बचाना पड़ेगा। जी, मैं आपको फिर से रोक रहा हूं और अपने दर्शकों के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल राजनीति से ओतप्रोत है। मैं अभी तक राजनीति से बचता रहा हूं, अभी एक राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं। अभी आपने देखा कि धारा 370 को हटाया गया और आप जिस पे लगातार लिखते रहे, मैं आपके धुर विरोधी रहा हूँ। मैं अपने इन 38 दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं देवेंद्र बलारा का धुर विरोधी रहा हूं। इनकी पोस्टों पे मेरे लाइक नहीं देखेंगे आप, इनकी पोस्ट मेरा 1 लाइक नहीं है भाई, इनके सामने कह रहा हूं। आप हाँ करते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। 1 लाइक नहीं है, 1 पोस्ट नहीं है, मेरे को तो कहते भी है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि मैंने इनकी पोस्ट को लाइक नहीं किया, उसके बावजूद इनकी पोस्ट मेरे जहन में है। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, और वो सवाल क्या है? राजनीतिक सवाल है। धारा 370 का जब मामला पीक पे उठता है तो फिर शाहीन बाग से उस 370 को दबाया जाता है। जब शाहीन बाग सर उठाने लगता है तो कोरोना से उसको दबाया जाता है। जब कोरोना काबू नहीं आता है तो चीन से उसको दबाया जाता है। डॉक्टर साहब, चीन भी जब काबू नहीं आएगा तो अयोध्या में भूमि पूजन किया जाएगा, और जब भूमि पूजन से चीन नहीं दबेगा फिर कृष्ण की भूमि, व्हाट नेक्स्ट? मथुरा, व्हाट नेक्स्ट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी शिक्षा के किसी मुद्दे से किसी राष्ट्रीय राजनीतिक समस्या को दबाया जाएगा? क्या कभी वो समय आएगा जब
शिक्षा की गुणवत्ता के मामले को एक राष्ट्रीय आपदा की तरह लिया जाएगा और सब कुछ छोड़ के इसके ऊपर काम किया जाएगा। और तब उस वक्त क्या नोम चोम्स्की से लेके रोहित धनखड़ से लेके क्या अनिल सदगोपालन से लेके क्या देवेंद्र बल्हारा से लेके अब तक के शिक्षाविद और शिक्षा के बारे में, बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों की सलाह कभी लेके बाकी सभी मामलों को दबाया जाएगा, ऐसा समय आएगा डॉक्टर देवेंद्र? नहीं आएगा। ये तब तक नहीं आएगा जब तक जिसका बच्चा मर रहा है वो सड़क पर नहीं आएगा, वो सवाल नहीं पूछेगा, वो इतना नहीं जान लेगा कि मुझे किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। आपको राजनीति, देखिए कई बार एक ऐसा शब्द आपको सुनने को मिलेगा कि कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति ना करो। मैं ये कहता हूँ हर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है, हर अच्छी बात करना हमारा फ़र्ज़ है। वो आवाज़ करने से वो राजनीति होती है तो वो राजनीति भी करनी पड़ेगी। उससे हमें अपने राजा का विरोध करना पड़े तो हमें वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो राजा नहीं है, वो नौकर है हमारा। हमारी सैलरी से, हमारे टैक्स से, हमारे पैसे से उसको सारी सुविधाएं मिलती है। बोइंग 747 अगर उसने बनाया तो हमारे पैसे से अब बनाया हम उसने। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा को अंतिम प्रश्न पे एक्सपोज करना चाहते हैं और आप सभी दर्शक जो 47 दर्शक जुड़े हुए हैं, आप इसको लाइव सुनेंगे। मैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा से अभी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब इन्होंने कहा कि हमारे राजा को एक्सपोज करना, तो नंबर 1 डॉक्टर देवेंद्र, क्या आप फिलहाल जो गद्दी नशीन हैं, जो शहनशाह शाह हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या आप उनको अपने राजा मानते हैं, हाँ या ना? नहीं मानता मैं उसको राजा, मैं अपना नौकर मानता हूँ, वो है मेरा नौकर। उन्होंने अपने आप को चौकीदार कहा है, नंबर 1। नंबर 2, क्या यदि इनके अलावा राहुल गांधी या सोनिया गांधी गद्दी नशीन होती, इसको बहुत ध्यान से सुने, 39 लोग ध्यान से सुने और 39,000 लोगों के पास पहुंचाएं कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी को अपना नौकर मानते हैं तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपने मालिक मानते हैं? क्यों मानूंगा मैं उसको मालिक? मेरा क्या लगता है वो? उनको भी नहीं मानते। इसको ध्यान से सुनिएगा। तो क्या सपा, बसपा और इस तरह की अनन्य पार्टियां क्या किसी को माई बाप मानते हैं? मैं क्यों मानूं किसी को? किसी को नहीं। मेरे को क्या फर्क पड़ता है किसी को नहीं। मेरे नौकर हैं सारे, जो अगर वो मेरी सभी नौकर हैं, सभी नौकर हैं, क्योंकि सभी जन सेवक हैं, सभी जनता की सेवा के लिए बने हैं। ये डॉक्टर देवेंद्र अभी यहाँ कह रहे हैं, इससे पहले किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि ये रोज जिसके खिलाफ लिखते हैं उसमें मजबूरी में आपको जो मुझे समझ में आती है, हम आज डॉक्टर देवेंद्र से पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ रोज 17 पोस्ट होती हैं, जिनमें से मैं एक को भी लाइक नहीं करता हूं, वो 17 पोस्ट क्यों होती है? मैं अपनी समझ से आज कह रहा हूं। जब इन्होंने कहा कि ना मैं राहुल गांधी को, ना मैं सोनिया गांधी को, ना मैं सपा को, ना बसपा को, ना एक्स को, ना वाई को, ना जेड को माई बाप समझता हूं, ना उनको राष्ट्रीय पार्टियां समझता हूं, उनको देश के को आगे ले जाने वाले समझता हूं, तो इसका मतलब आखिर क्या निकलता है? इसका मतलब मेरे हिसाब से निकलता है कि वो लोग जो शिक्षा के माध्यम से बच्चों के इनेट पोटेंशियल्स को पहचानने के माध्यम से देश को विकास की ओर अग्रसित करने की ओर प्रयास करेंगे, मैं केवल उनके साथ हूँ। डॉक्टर देवेंद्र क्या कहें? बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। मैं तो ये जब नरेंद्र मोदी नहीं आया था, ये तो अब आया ना 2014 में, मैं तो 2012 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भी गया था। भूपेंद्र सिंह, ये तो कांग्रेस का है, वो तो कांग्रेस ही के साथ। मैं तो उसको बोला कि तुम इसको क्यों नहीं करते। उस टाइम पे गीता बुक्कल हमारी एजुकेशन मिनिस्टर होती थी, मैंने उसको बोला कि मेरे पास ऐसी टेक्निक है, आप पूरे एजुकेशन को बदल सकते हैं। पर अगले आपको मैं बताऊं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, खट्टर, मोदी, राहुल, ये अलग नहीं है, एक ही चीज है।
एक ही थाली के अगर अलग है, हाँ, एक ही चीज एक है। ही थाली के एक ही चट्टे थाली के बट्टे। चट्टे बट्टे दर्शकों, ये देवेंद्र बलारा का कहना है कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो हम अभी इनसे जानना चाहेंगे कि आप किसी को यदि इस देश के अंदर, इस धरती के ऊपर, भारत भूमि के ऊपर किसी को प्रतिमान अभी तक मानते, किसी ने यदि 1% किया है, तो क्या डॉक्टर देवेंद्र, क्या वो केजरीवाल हैं? जिसने, हम नहीं कहते हैं कि उन्होंने बिजली पे क्या किया, हम नहीं कहते हैं कि उन्होंने स्वच्छता पे क्या किया, हम नहीं कहते हैं कि उन्होंने सिविल डिसिप्लिन पे क्या किया, हम नहीं कहते हैं कि कोरोना में वो डिफीट हुए या सक्सेसफुल हुए। हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दर्शक ईमानदारी से आज, क्योंकि पहली बार आप हमेशा पोस्ट लिखते हैं, आज हम आपको एक्सपोज कर रहे हैं और आपके बारे में दर्शकों को जानने दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर देवेंद्र के शिक्षा के ऊपर मनीष सिसोदिया की किताब आई है, बिल्कुल मैंने पढ़ा, आशा जी अभी यहाँ पे बनी हुई हैं, आशा जी ने पढ़ा है, आपने पढ़ा है। मनीष सिसोदिया को हम पिछले कई वर्षों से जानते समझते आ रहे हैं। हमारा रिश्तेदार नहीं है। मनीष सिसोदिया कौन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज मर जाए, मुझे उतना ही दुख हुआ जितना मेरा परदादा मरा तब हुआ था, यानी मुझे कोई दुख नहीं हुआ। केजरीवाल, मुझे कोई दुख नहीं होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आम आदमी पार्टी झाड़ू का निशान लेती है या पोचे का निशान लेती है, और मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर देवेंद्र को भी इसका फर्क पड़ता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ साहब कि जिस देश के अंदर 1964 में जब एक आयोग गढ़ा जाता है स्कूल शिक्षा के ऊपर, जिसको हम कोठारी आयोग यानी दौलत सिंह कोठारी आयोग, जो कि इस देश के सबसे काबिल शिक्षाविद रहे हैं, उनके नाम पे जो उन्होंने जो अपने ड्राफ्ट के अंदर चीज़ें लिखी थी, उनको आज 2020 में नई शिक्षा नीति के नाम पे बेचा जा रहा है। उस वक्त से आज तक 6% से ऊपर शिक्षा पे इन्वेस्टमेंट, जीडीपी का 6% से ऊपर शिक्षा के ऊपर खर्च की कोई बात कभी नहीं हुई, आज भी नहीं है ना है, आज भी नहीं है। साहब एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर नहीं है साहब, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 6% नहीं है देवेंद्र जी, 7 नहीं, 8 नहीं, 25% खर्च हुआ है। मैं नहीं कह रहा है कि मैं केजरीवाल का समर्थक हूँ, मनीष, दोनों मरे, अकाल मौत मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। कोई और आए, ऐसा आए या इनसे बेहतर आए। मैं देवेंद्र से एक सवाल करता हूं कि एक ऐसा देश जिसके अंदर पिछले 66 सालों से 6% ऑफ जीडीपी की शिक्षा पे खर्च होने की बात हो रही है, उस देश के अंदर एक प्रदेश नहीं, एक केंद्र, एक अपंग प्रदेश, एक अधूरा प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यदि उसके 4 गुना से 1% अधिक, 6 गुना 4 24 जमा 1 25% खर्च करता है, यदि वो प्रदेश, वो केंद्र शासित प्रदेश अपने शिक्षकों को विदेशी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर शिक्षा दिलाने के लिए भेजता है, यदि वो अपने एक स्कूल के अंदर अपने शिक्षा मंत्री को भेज के जांच कराता है, तो देवेंद्र जी आप क्या कहते हैं, किस मॉडल की तरफ आपका इशारा है और किसको आप समर्थन करते हैं? देखिए, मुझे सबसे पहली बात, मतलब 6% तो शिक्षा नीति में बात की गई, और एकमात्र स्टेट है, आधा स्टेट कहो, केंद्र शासित प्रदेश कहो, दिल्ली, जो 25% पैसा अपने बजट का एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। उससे भी बड़ी बात जो मुझे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की जो सबसे अच्छी बात लगती है, वो ये लगती है कि गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, बराबर सम्मान का हकदार है, क्योंकि वो इंसान का बच्चा है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो मुझे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की लगती है। मैं पॉलिटिकली उनका समर्थक बेशक हूँ या ना हूँ, मैं उनकी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस आदमी ने जो एजुकेशन पे और हेल्थ पे जो काम किया है, उसको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है।
देश अप्रिशिएट कर रहा है, जिस आदमी ने उसकी फैसिलिटीज को लिया है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मैं ये ऐसा- बताना चाहूंगा कि जर्मनी की चांसलर ने केजरीवाल का नाम लिया है। देवेंद्र हाँ। जी, क्या मैं सही हूँ? हाँ बिल्कुल है। जर्मनी की चांसलर जिन्होंने आज तक डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, उन्होंने केजरीवाल का नाम लेके कहा है कि यदि शिक्षा में बेहतरी चाहते हैं तो model apply करो। फॉलो दैट पर्सन। Yes। ये क्या हो रहा है देवेंद्र जी? मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और उसके बाद हम दर्शकों से अलविदा लेंगे, क्योंकि दर्शक 34 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। यदि मेरे इस प्रश्न के बीच में ही दर्शक बढ़ इस गए। पोस्ट को शेयर करके और 40 तक ले जाते हैं तो हम इस बात को 2 घंटे और बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि नहीं ले जाते हैं तो हम इसको यही बंद करेंगे। 36 हो गए, ठीक है, 40 तक ले जाएं, 40 पे जाएगी, उसके बाद कितना भी घटे हम 40 के बाद बातचीत करेंगे। मैं देवेंद्र जी आपसे एक बहुत ही तल्ख सवाल आज पूछने वाला हूं और मुझे ठीक से नहीं पता है कि आप इसका जवाब देने की स्थिति में होंगे कि नहीं। यदि आज इस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जिसकी आप बात कर रहे हैं देवेंद्र जी, दिल्ली, जिसका एलजी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ है, जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अस्पताल सबके लिए खोलेंगे तो वो कहते हैं कि दिल्ली वालों के लिए खोलेंगे, जब वो कहते हैं कि हम दिल्ली वालों के लिए खोलेंगे तो वो कहते हैं कि नहीं, सबके लिए खोलना होगा, जब वो कहते हैं कि हम होटल और रेस्तरां खोलेंगे तो वो कहते हैं कि होटल और रेस्तरां नहीं खोलेंगे, और जब वो कहते हैं कि होटल और रेस्तरां नहीं खोलेंगे तो वो कहते हैं केंद्र ने कहा है सब कुछ क्यों नहीं खोलेंगे। तो मैं उस केंद्र शासित प्रदेश, उस दिल्ली की बात आपसे करना चाहता हूं कि यदि आज इस केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें आपके 2 चहेते मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, यदि ये ना होते और इनकी जगह माताजी और पप्पू मियाँ होते और दिल्ली के अंदर फिर भी शिक्षा पे 25% खर्च हो रहा होता और फिर भी दिल्ली के शिक्षक विदेशों में जाके प्रशिक्षण ले रहे होते, तो आप किसकी तरफ? डेफिनेटली सीधा जवाब। जो इंसान को, इंसान के बच्चे को इंसान समझता है, जो इंसान सबसे गरीब आदमी को, एक अमीर आदमी के बच्चे, गरीब के बच्चे को अमीर के बच्चे के बराबर रखता है, जो सबके लिए बराबर शिक्षा मुहैया कराता है, जो अपनी जीडीपी का 25% हिस्सा, जो अपने बजट का 25% बेशक कांग्रेस हो, बेशक कोई बीजेपी हो, वो सपा हो, बेशक बीजेपी हो, वो बसपा हो, जो मर्जी हो, ये तो काला चौक अभी है। इन लोगों ने ये साबित किया है, जब आप ये बात कह रहे थे तो 43 आदमी और अभी 40 जिसका हमने दावा किया था, जो कि अभी क्योंकि समय 12:30 से ऊपर हो चुका है, इस वक्त जिन्होंने जब इन लोगों ने 40 और 42 लोग यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, तो वो निश्चित तौर पे आपकी बात से तवज्जो रखते हैं। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, बतौर एक पत्रकार, जब मैं अब देवेंद्र बलारा का साक्षात्कार कर रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने इनसे बहुत ही कड़वे सवाल पूछे हैं। जब हमने ये कहा कि यदि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बजाय सोनिया और राहुल गांधी होते, किंतु वही लोग भी 25% या इससे ज़्यादा शिक्षा पे खर्च कर रहे होते और अपने शिक्षकों को विदेशों में भेज के अच्छा शिक्षक प्रशिक्षण दिला रहे होते, तो देवेंद्र का जवाब उनके सामने कहता हूँ, वो कहते हैं कि हाँ मैं उनके भी साथ होता। तो इससे साबित होता है साथियों कि कुछ, मैं तो नरेंद्र मोदी के साथ होता, अगर नरेंद्र मोदी के साथ होती ये ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। यदि हम में से कोई भी एक बड़ा व्यक्ति होता, हम में से, हम दोनों टटपुंजी हैं भाई, हम दोनों टटपुंजी हैं, यदि हम में से एक भी, या तो मैं अर्णब गोस्वामी होता या संबित पात्रा ये होते, तो आज ये ब्रेकिंग न्यूज होती कि हाँ मैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ होता, यदि देश भर में शिक्षा के ऊपर सकल घरेलू उत्पाद का 1/4 यदि खर्च हो रहा होता, और जिस तरह से सांसद
और कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी हर वक्त ड्रेस बदल बदल कर सारे देश घुमाए हैं। यदि इस तरह से शिक्षकों के नेतृत्व करने वाले हेड ऑफ स्कूल्स को या डीओज को या छोड़ दीजिए डायरेक्टर्स को भी अगर ऐसे देशों में भेजा जाता है जहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार बेहतरीन है आज से हमारे देश से, तो हम उसके मुरीद होते। ये हमने अभी सुना डॉक्टर देवेंद्र से। आज की चर्चा में हमने बहुत सारी बातें की। हमने बात की शिक्षा नीति की, हमने बात की शिक्षा नीति के विजन की, हमने बात की शिक्षा नीति के अंदर प्रावधानों की। थोड़ी सी एक लाइन पे बात कर पाए, काफ़ी लंबी चली 46 मिनट। मुझे याद है कि मैंने एक लाइन पे 40 मिनट लगा। हाँ, आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जो 40 मिनट में पूरी शिक्षा नीति आपको बता देते हैं। हमारे बस का नहीं है साहब, हम एक लाइन पे 40 मिनट लगा पाए। उसके बाद हमने देश के जाने माने काउंसलर डॉक्टर देवेंद्र बराला से, जिनसे मेरे राम राम है, मेरी इनसे बिल्कुल नहीं बनती है, इनसे बात की और इनसे बहुत ही तल्ख सवाल पूछे केंद्र सरकार के बारे में, हमने पूछे विपक्ष के बारे में, हमने ये पूछा कि शिक्षा के ऊपर यदि ऐसा होता तो आप किसके साथ होते, यदि वैसा है तो आप किसके साथ हैं, और बहुत सीधे जवाब हमें मिले। आप सभी लोग इस वक्त तक, अभी 40 है, इस वक्त तक हमारे साथ बने रहे। इसके लिए हम चाहते हैं कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ये अर्णब गोस्वामी समझ लीजिए, हम हाथ जोड़ के आपका नमन करते हैं। फिर कभी किसी सभा में लाइव आपके साथ फिर से शिरकत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ते रहिए, एजुकेशन पे बात करते रहिए। शुक्रिया, गुड नाइट।